नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत में ज़मीर का सौदा कोई नई बात नहीं है। और अगर नेता पैसा वाला है, मोटा पैसा है, उसके पास खूब पैसा है, तो फिर ये सौदा और आसानी से हो जाता है। और शायद इसीलिए वक्फ बिल पर नायडू बाबू, किंग मेकर नायडू बाबू, जो अभी तक मुसलमानों के साथ खड़े थे, अचानक उन्होंने पैतरा बदला और गुजरात लॉबी के साथ एक बड़ी डील कर ली। अब ये डील की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 अप्रैल दोपहर तक नायडू बाबू और गुजरात लॉबी, यानी मोदी और शाह और नायडू बाबू, इनके बीच में क्लैरिटी नहीं थी, अंधेरा था और कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बरकरार था दोपहर 1 अप्रैल तक। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं। और कौन बोल रहा है? आज तक बोल रहा है। टीडीपी के तीनों सुझाव मान लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बिल पर टीडीपी का फाइनल फैसला बाकी। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब नायडू बाबू ने एक रोज़ा इफ्तार पार्टी दी थी, उस वक्त उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कैमरे पर कि वक्फ बिल के साथ वो देश के मुसलमानों के साथ खड़े। ये बात इसलिए कही क्योंकि नायडू बाबू अभी तक अपनी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को बचाते चले आए हैं और मुसलमानों का उन्हें अच्छा खासा वोट मिलता रहा। इसलिए उन्होंने इफ्तार पार्टी में ऐलान कर दिया कि हम हर सूरत में मुस्लिम्स के साथ खड़े हैं वक्फ बिल को लेकर। अब इसके बाद जब दिल्ली दरबार में हड़कंप मचा और बार बार पैगाम दिया गया, मैसेजेस दिया गया, और अल्टीमेटली जब मोदी और शाह दिल्ली दरबार जब झुक गया मिस्टर नायडू बाबू के आगे, तो उनको भी लगा वक्त अच्छा है, बार्गेन की जा सकती है। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि एक ज़माने में नायडू बाबू के पास स्कूटर तक नहीं था जब वो विधायक बने, ऑटो से चलते थे। लेकिन आज की तारीख में ये हकीकत है कि वो इस मुल्क के, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, आप कह सकते हैं बिजनेसमैन चीफ मिनिस्टर हैं वो। और ये भी बात सही है कि कई बड़े प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, जैसे ये अमरावती प्रोजेक्ट जो नई कैपिटल बना रहे हैं सिंगापुर की तर्ज पर, इसको लाखों करोड़ रुपए चाहिए। और ये भी बात सही है कि उन पर कई आरोप हैं, कई जांचें, कई फाइलें हैं जो पिछली सरकार ने आंध्र प्रदेश में उनके खिलाफ खोल दी थी, जेल भी भेज दिया था। तो कहीं ना कहीं जांचों में उलझे हुए हैं नायडू बाबू। और फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर मोदी जी से मोटे फंड चाहिए। ऐसे बहुत से कारण थे कि नायडू बाबू को लगा कि अगर मोदी झुक रहे हैं, अमित शाह झुक रहे हैं, तो यही टाइम है, यही समय है, सही समय है, डील कर ली जाए। और फिर जैसा कि जानकार बताते हैं कि शाम को उन्होंने अपने खास सांसद GM हरीश बाल योगी के बेटे हैं, GM हरीश बाल योगी, ये बहुत ही पावरफुल MP हैं, मिस्टर नायडू के बड़े खास हैं, इनसे नायडू बाबू की बात हुई। और फिर नायडू बाबू ने क्लियर कर दिया कि वक्फ बिल पर सरकार के स्टैंड के साथ हम खड़े। और इसके बाद जो बाल योगी हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया जितने भी 16 सांसद हैं लोकसभा में टीडीपी के, और सबसे कहा कि वो कल जो है हर हाल में वो सदन में रहें और गवर्नमेंट के इस स्टैंड का समर्थन करें, यानी वक्फ बिल का समर्थन करें। तो शाम तक जो सस्पेंस था वो एक तरह से ख़त्म हो गया क्योंकि मिस्टर नायडू डील कर चुके थे। अब दोस्तों, अगर नायडू साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी दृष्टि से देखें, तो नायडू साहब के लिए जो वक्फ बिल था ये वाकई उनके लिए ऐसी स्थिति थी जहां आगे कुआं है पीछे खाई है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, वो उलझता जा रहा था, उसका संकट था। दूसरी तरफ मोदी के साथ का संकट था। अब नायडू बाबू को 4 साल अपनी सरकार चलानी है और जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सी जाँचें खुल सकती हैं, बहुत सी जाँचें चल रही हैं। उनको मोदी की ज़रूरत है पैसे के लिए भी, जांच से बचने के लिए। तो अगर ज़रा सी भी वो मुखालफत करते तो मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ रहता, लेकिन मोदी का साथ छूटता तो फिर दोबारा जेल जाने की नौबत भी आ सकती थी। ये है सच्चाई नायडू बाबू की।
अब उधर नीतीश कुमार का भी कुछ ऐसा ही हाल था जो नायडू बाबू का था। नीतीश कुमार ने जब रोज़ा इफ्तार पार्टी दी, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भाई इस बिल में हम मुस्लिम्स के साथ खड़े हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं। और यही नहीं, जिस दिन ईद थी तो ईद के दिन वो बाकायदा मुस्लिम नेताओं से, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से गले मिले और फिर से उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि आप घबराइए नहीं, हम इस बिल के साथ खड़े हैं, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। और यही नहीं, उनके जो मुस्लिम मंत्री हैं, मुस्लिम एमएलसी हैं, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर कहा कि ये बिल वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को। सुनिए नीतीश कुमार के एमएलसी की कैमरे पर बातचीत, और वो भी एक दिन पहले की। तो मैं बदले नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, इस विधेयक को वापस ले लें, यही देश के हित में होगा। अब दोस्तों ये बात सही है कि जिस तरह के नीतीश के हालात हैं आजकल, और जिस तरह से उनका चीफ मिनिस्टर ऑफिस अमित शाह ने एकदम कैप्चर कर रखा है, रिमोट अमित शाह के हाथ में, नीतीश कुमार के की पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के मिस्टर संजय झा, ये तो अमित शाह के ही आदमी निकले, अमित शाह की गोद में ही बैठे रहते हैं। और एक साहब और हैं लल्लन सिंह, ये कभी बड़े खास हुआ करते थे नीतीश कुमार के, ये भी जब से मंत्री बने हैं मोदी सरकार में, ये भी गोद में बैठे हैं। तो ये जो दोनों नेता हैं जेडीयू के, ये जिस तरह से शाह की गोदी में बैठे हुए हैं, शाह ने इनसे भी वही करवाया जो दोपहर में नायडू बाबू से कराया था। यानी कहीं ना कहीं जेडीयू भी गुजरात लॉबी के आगे झुक गई। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, चाहे वो टीडीपी में हो या जेडीयू में हो, मेरी पटना भी बात हुई कुछ जेडीयू के विधायकों से, पदाधिकारियों से, और मेरी हैदराबाद, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में भी बात हुई टीडीपी के कुछ नेताओं से। उनका ये कहना है कि साहब उन्हें अभी भी उम्मीद है, जबकि विप जारी हो चुकी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर बिल जब टेबल होता है सदन में, लोकसभा में कल, उस वक्त अगर जो सुझाव दिए थे टीडीपी ने, अगर उन सुझाव को तोड़ा मरोड़ा गया तो टीडीपी फ्लोर ऑफ द हाउस में, सदन में इरादा बदल सकती है। अब उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार जब डील हो जाती है तो फिर हो ही जाती है। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश और नायडू अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम्स की और तमाम बड़ी संस्थाएं या मुस्लिम समाज, उनका रुख क्या होगा? क्या नरसिम्हा राव जैसी स्थिति होगी नायडू बाबू की, नीतीश कुमार की? और क्या ये जो मुस्लिम वोट बैंक है हमेशा हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा? तो मुस्लिम लीडर्स का क्या सोचना है और उनका इस पर क्या राय है? मुझे लगता है इसको गौर से आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश हो या नायडू हो, उनके लिए स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर वोट के हिसाब से आप देखते हैं, वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं, तो एक बड़ी गलती नीतीश और नायडू से हो गई। भले ही बदले में कुछ ना कुछ बड़ी डील कर ली हो, लेकिन अगर आप वोट बैंक के लिहाज से देखेंगे तो गलती हुई। बहरहाल बात करते हैं इस पर। आज प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हैं, जमायत इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये वो शख्स हैं प्रोफेसर साहब जो बाकायदा जेपीसी में गए, कमेटी में गए, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया, उनकी बातचीत भी हुई और इस पूरे मामले पर वो गौर कर रहे हैं। उनका क्या कहना है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर ये बिल पास होता है? नीतीश नायडू के साथ क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है कि आपको प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब को सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि तस्वीर आगे की जो बनती हुई दिख रही है वो सलीम साहब क्लियर कर रहे हैं। सलीम साहब, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि मान लीजिए अगर नायडू बाबू जो मुसलमानों का वोट आंध्र प्रदेश में लेते हैं, अगर नायडू बाबू इस बिल के समर्थन में चले जाते, मान लीजिए सिचुएशन है, कल तो क्लियर ही हो जाएगा रात तक, तो फिर मुस्लिम्स का स्टैंड क्या है? देखिए, मुस्लिम्स की तरफ से ये मैसेज बहुत क्लियरली चला गया है। अभी विजयवाड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें ये मैसेज दिया गया है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो इन दो पार्टियों के अलायंस की वजह से टिकी हुई है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम है और नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो इन दोनों पार्टीज को ये मैसेज दिया गया है कि अगर किसी भी तरह से ये बिल पार्लियामेंट में अगर पास हो गया
तो उसके लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार होंगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के रोल पर ही डिपेंड करता है कि ये बिल पास हो या ये पास न हो पाए। तो अगर ये दोनों पार्टियां खुलकर इसका विरोध करेंगी तब ये बिल रुक सकता है। अगर ये पार्टियां अगर कुछ डिप्लोमेसी करें और कुछ चालाकी से बीजेपी को भी खुश करने की कोशिश करें और एब्सेंट रह जाएं, तो भी ये बिल पास हो जाएगा। तो ये मैसेज साफ दे दिया गया है कि इस बिल को अगर ये बिल अगर पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो इसके लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार होंगी, और फिर उसके जो सियासी पॉलिटिकल जो नताइज हैं वो जाहिर है कि इन दोनों पार्टियों को बहुत सीरियस इसके रिपरकशंस होंगे पॉलिटिकली। और जी। बिहार में तो चूंकि बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाला है तो बिहार पर उसका असर जल्दी होगा और बिहार पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो हम अभी भी यही समझते हैं कि पहला तो हम यही समझते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसको भी हमने जेपीसी के थ्रू अपनी बातें पहुंचाई हैं और पूरा ये बात कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है ये गैर ज़रूरी है, और अगर इसको ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरह लाया जाएगा तो इसके समाजी और जो सोशल इम्पैक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होंगे, और फिर इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से इस पूरा माहौल बनाया गया वक्फ के बारे में, और जिस तरह का एक फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी में जिस तरह से गलत किस्म का मैसेज दिया गया वक्फ बोर्ड की इमेज को लेकर, तो उससे समाज में एक किस्म का पोलराइजेशन होने लगा है। एक सवाल और है। लल्लन सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार के मोदी सरकार में, लल्लन सिंह ने आज कहा कि नीतीश कुमार को अब कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, और जितना मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया आजादी के बाद किसी भी नेता ने मुसलमानों के लिए, कौम के लिए उतना नहीं किया। इसका मतलब क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार समर्थन देते हैं तो मुस्लिम उनसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? हाँ नहीं, खैर उनको सर्टिफिकेट नहीं, उनको वोट चाहिए, और पहले भी उन्हीं के वोट की वजह से उनको ये कामयाबी मिली है। और अगर मुस्लिम वोट क्लियरली उनके हाथ पास से चला जाता है तो उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन वो कर रहे होंगे, लेकिन अगर अभी वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए वक्फ के मसले पर वो बीजेपी के साथ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्लियर मैसेज जा चुका है कि उनकी पार्टी को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और कोई शक नहीं, नुकसान उठाना। रही जी। बात ये कि चंद्रबाबू नायडू तो एक मैसेज दे चुके हैं। वो अभी एक बड़े प्रोग्राम में आए और वहाँ उन्होंने मुसलमानों से एड्रेस किया, मुसलमानों को उन्होंने यकीन दिलाया कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देंगे जिससे वक्फ के ऊपर कोई आँच आए। लेकिन अब देखना यही है कि वो इस बिल को के बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। तो हम दोनों बात कह चुके हैं कि उनके एब्सेंट रहने से भी अगर बिल पास हो जाता है तो भी यही समझा जाएगा कि वो इस बिल को पास कराने के लिए वही ओके, जिम्मेदार हैं। मतलब आप कह और रहे हैं कि अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो भी माफी नहीं है, यानी कुल मिलाकर मुस्लिम्स जो हैं वो एक जिम्मेदारी चाहते हैं कि एक जिम्मेदारी वाला स्टैंड नीतीश और नायडू जी दें, जी, यानी या हर सूरत में नीतीश और नायडू बिल का विरोध करें। विरोध करें तभी ये बिल रुक सकता है। और अगर ये बिल पास हुआ तो ये समझा जाएगा कि
इन दोनों पार्टियों ने इस बिल को पास होने दिया और उसके नतीजे, पॉलिटिकल नतीजे भी इन दोनों पार्टियों को मैं समझता हूँ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम वैसे भी जी। ये समझते हैं, हम तो बीजेपी से भी ये बात कहते रहे हैं कि ये बिल देश के हित में भी नहीं है, ये बिल समाज के हित में भी नहीं है। आप एक हेट एजेंडा और एक डिवीजन, सोशल डिवीजन की एक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के एजेंडास को ला रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत इस वक़्त नहीं है। और मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर और ऐसी चीज़ों से आप खेलना चाहते हैं जिसका संबंध बहुत ही इमोशनल चीज़ों से है, जिसके बारे में जो मुसलमानों की इबादतगाहें हैं और मुसलमानों के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं और वक्फ एंडोमेंट्स हैं, जो पूरे मुल्क में जिसको अब तक मैनेज किया जाता रहा, उसको बेटर बनाने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन वो मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको एतमाद में लेकर की जानी चाहिए। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, वो अमेंडमेंट्स हमने अच्छी तरह देखे हैं और जेपीसी के सामने हमने अपनी बात पेश की है। मैं खुद भी उस डेलीगेशन में शामिल था जिसमें जेपीसी से हमने बात की और हमने एक-एक दलील के साथ बताया कि ये बिल किस तरह से वक़्फ़ के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म करने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपने रिलीजियस मैटर मैनेज करने का जो राइट दिया गया है, उसमें एक अनड्यू इंटरफेरेंस इस बिल के माध्यम से मौजूदा सरकार लाना चाहती है और ये एक मेजॉरिटी अपीज़मेंट का एक एजेंडा हम समझते हैं। और हेट और डिवीज़न की जो पॉलिटिक्स है, जिसके बारे में मौजूदा सरकार ये समझती है कि अब ये हेट और डिवीज़न का जी। एजेंडा ही उनको आगे ले जा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये देश, थोड़ा बहुत सियासी फ़ायदा शुरू में हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इस देश के लिए, भारत जी। के लिए और समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला होगा। इसलिए हम तो खुद गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं और बार-बार कह रहे हैं कि वो समझदारी से काम लें और इस जी। बिल को वापस लें और जो कुछ भी बेटरमेंट की कोशिशें हैं, वो मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेकर करने की कोशिश करें, तो देश का भी जी। भला है, समाज में भी अच्छा माहौल बने। एक चीज़ और सलीम साहब, जो किरेन रिजिजू हैं, जो मंत्री हैं मोदी सरकार में और अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, उनका कहना है कि भाई तमाम मुसलमान धर्मगुरु हमारे साथ हैं, वो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, जो अजमेर शरीफ है, वहाँ के दरगाह के जो मौलाना हैं नसीरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने खुला समर्थन किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो चिश्ती साहब कह रहे हैं कि हाँ, नहीं साहब, कुछ ये तो हाँ, देखिए हर ज़माने में कुछ सरकारी मौलाना होते हैं, कुछ सरकारी लोग हैं, वो ज़रूर साथ देते हैं। तो ऐसे जो अपॉर्चुनिस्टिक और स्वार्थी लोग हैं, जो पूरे पूरे करोड़ों 20-25 करोड़ मुसलमान पूरे देश में विरोध कर रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें सारे संगठन शामिल हैं, सब बड़ी जमातें शामिल हैं, वो विरोध कर रही है और पूरे देश में कितने करोड़ों सिग्नेचर और ईमेल के ज़रिए से पूरा मैसेज दिया गया है। तो फिर ये कुछ चंद लोग जो अपना पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए, चापलूसी करने के लिए, ऐसे कुछ हैं लोग जो हमेशा रहते हैं ऐसे लोग, जी। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में पूरी कम्युनिटी भी जानती है और खुद सरकार भी जानती है कि ऐसे लोग जिनके बारे में वो कह रहे हैं हमारे साथ हैं, उनकी स्टैंडिंग क्या है और समाज में उनका क्या जी। उनकी कितनी चलिए, उनकी एक और हैसियत। सवाल इसी सिलसिले में। बीजेपी का कहना है कि साहब मोदी जो हैं वो तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये जो वक्फ कानून है, इसको उन्होंने अमेंड किया है, तरमीम किया है, और इससे मुसलमानों की भलाई होगी और वक्फ बोर्ड अच्छी तरह से चलेगा। तो वो तो मेहरबानी कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं मोदी जी। तो फिर मुसलमान बुरा क्यों मान रहे हैं? बीजेपी का कहना है। हाँ, अगर उनकी बात अगर सच मान लेने के लायक होती तो ज़रूर माना जाता। उन्होंने यही दावा उस वक़्त भी किया था जब किसानों के लिए वो कानून लाए थे और किसानों के लिए उन्होंने कानून बनाए और दावा ये किया था कि हम तो किसानों को सशक्त करना चाहते हैं, किसानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। और उसके बाद जब किसानों ने कहा कि ये तो हमारे खिलाफ है, हमारे विरोध में है, तो सरकार ने बिना शर्त के 3 सेंटेंस 3 जुमलों में वो कानून वापस ले लिया। तो जब जिसका आप भला चाहते हैं,
वो आपके बारे में आपकी बात को सही नहीं समझ रहा है और वो पूरे तौर पर कह रहा है कि ये कानून न देश के हित में है, न संविधान की स्पिरिट के मुताबिक है और न ही ये मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा पहुँचाने वाला है, बल्कि ये एक अथॉरिटेरियन और एक किस्म की सारी पावर्स को सेंट्रलाइज़ करके अपने कंट्रोल में करने का एक अमेंडमेंट है और जी, दूसरी तरफ ये हेट और डिवीज़न का एजेंडा है और एक मेजॉरिटी अपीज़मेंट का एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश इस बिल के थ्रू हो रही है। तो हम जी, समझते हैं कि सरकार को और मौजूदा जो बीजेपी पार्टी है उसको चाहिए कि वो ऐसी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए समाज और देश को खतरे में न डालें। समाज जी। और देश का नुकसान न करें और संविधान की जो स्पिरिट है उसको वो बचाने की जी। कोशिश करें। एक और सवाल जो है और अब आखिरी सवाल है। हालाँकि टीडीपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से कुछ नेता उनके हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब बिल जब सदन में रखा जाएगा और अगर हम देखेंगे कि जो हमने मशविरे दिए हैं, वो मशविरे अगर इस बिल में नहीं है तब हम स्टैंड लेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा एक असमंजस की स्थिति है। लेकिन मान लीजिए कि अगर नीतीश और नायडू किसी प्रेशर में आके, किसी दबाव में आके इस बिल का समर्थन कर देते हैं, तो फिर जी, जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप जैसी जो संस्थाएँ हैं, मुस्लिम जो समाज है, आपका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएँगे? वहाँ पर चैलेंज करेंगे ये जो इस बिल को? आगे का स्टैंड क्या है आप लोगों का? नहीं, हम क्या करेंगे ये तय होगा इस बात से कि सरकार क्या करती है। नहीं, अगर बिल सरकार का पास हो जाता है रवैया तो मैं कह रहा देखने हूँ। के बाद हाँ, सरकार का रवैया देखने के बाद और हम ये तय करेंगे कि अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए और एक डेमोक्रेसी में कैसे लीगली और पॉलिटिकली और जो इसको पब्लिकली कैसे हम एक पीसफुल तरीके से इसको रोकने की कोशिश करें क्योंकि इससे पहले भी हुए हैं, कानून बनने के बाद भी नहीं, वापस आप लोग हुए क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ नहीं, ये उनकी। अभी हम नहीं बताएँगे, ये हम गवर्नमेंट का स्टैंड और जो एलाइज़ पार्टी है, जी, उनका रवैया देखने के बाद हम तय करेंगे कि हमको क्या तरीका अपनाना है, कि हमको लीगल अपनाना चलिए। है या पॉलिटिकल अपनाना है या फिर हमको लोगों के बीच जाकर एक डेमोक्रेसी में जिस तरह किसी जी, गलत कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने का और पब्लिक ओपिनियन को बनाने का जो तरीका होता है तो जी। उसको अपनाना है। ये सब गवर्नमेंट के और जो गवर्नमेंट के साथ उनकी जो अलाइज़ पार्टीज़ हैं, उनके रवैये को देखकर ही तय होगा। चलिए, आपका कहना है प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर, इनका ये कहना है कि जब ये बिल पर सरकार का क्या स्टैंड होता है, उनके सहयोगी दलों का क्या स्टैंड होता है। ये बिल लोकसभा, राज्यसभा से जब पास होता, अगर पास होता है, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मतलब जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, वो सरकार का पूरा रुख देखने के बाद ही तय होगा। सलीम साहब, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए और मुझे उम्मीद है कि जब इस बिल पर बहस होती है, तो फिर मैं चाहूँगा कि आप हमारे शो में आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।